हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। यानी कि फेलियर, असफलता कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी अगर आपका जो संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे सफलता हासिल करनी है, वो अगर मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, तो असफलता कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। निराश नहीं होना, असफलता मिली कोई बात नहीं, दोबारा उठ के खड़े हो, प्रयास करो, ठीक है, और आप और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL 2024। ऑन March 11 यानी कि 11 मार्च की घटना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज सोशल मीडिया टू अनाउंस इंडियाज एंट्री इनटू अ स्मॉल क्लब ऑफ कंट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ये घोषणा करी, अनाउंस मतलब घोषणा करी कि हिंदुस्तान की एंट्री जो है एक छोटा सा एक क्लब है उन कंट्रीज का जो कि केपेबल ऑफ डिलीवरिंग मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन अ सिंगल मिसाइल, जो एक ही मिसाइल के ऊपर अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है, न्यूक्लियर वेपन के मल्टीपल अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग संख्या में, मल्टीपल संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से वो डिलीवर करना, यानी कि उसकी क्षमता रखना, मारक क्षमता रखना। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड विद द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5। और ये इस कंप्लीट कब हुआ, जब मेडन मतलब शुरुआती पहली फ्लाइट की गई किसी अग्नि 5 मिसाइल की। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हिंदुस्तान की अब तक की सबसे दूरी तक मार करने वाली, सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। और इसकी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर तक की रेंज है, विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो है वो भी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी अंडर मिशन दिव्यास्त्र, और ये टेक्नोलॉजी किसके अंदर शामिल की गई, मिशन दिव्यास्त्र बनाया गया एक बाय DRDO, उसके अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी भी उसमें शामिल करी गई है। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, इसका पहला परीक्षण कब हुआ था, अप्रैल 2012 में अग्नि 5 का। अग्नि 5 हैज अंडरगॉन सेवरल टेस्ट्स एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कैनिस्टराइजेशन टू इम्प्रूव इट्स ईज ऑफ हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। बोल रहे हैं इसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट्स आए हैं, और इसमें क्या शामिल है, कैनिस्टराइजेशन मतलब कि किसी चीज की पैकेजिंग करना, उसको इनक्लोज करना इस तरीके से कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके या फिर लॉन्च किया जा सके, उसको बोलते थे कैनिस्टराइजेशन। तो वो भी हमने इम्प्रूव करी है, वो भी हमने डेवलप करी है, जिससे कि इस मिसाइल्स को, अग्नि 5 मिसाइल्स को हैंडल करने में और उसको ऑपरेट करने में सुविधा हो, सहूलियत हो, आसानी हो। अब ये हमारे आपके आसानी वाली नहीं कि हम लोग चल पड़ेंगे अग्नि 5 अपनी जेब में लेकर और बस कहीं पे मारधाड़ कर दो, वो नहीं। पर जहां पे इन्होंने, जैसे DRDO ने इसका रख रखाव करना है, आर्मी ने इसका रख रखाव करना है, तो उनको सुविधा रहे, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी सुविधा रहे और उसको इस्तेमाल करने के लिए, लॉन्चिंग के लिए भी सुविधा रहे। The MIRV systems इंडिजिनस मतलब क्या होता है, स्वदेशी। तो MIRV का जो सिस्टम है वो इंडिजिनस एवियोनिक्स सिस्टम है। ठीक है, एवियोनिक्स मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम जो कि एविएशन मतलब हवाई जो यंत्र हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस इंश्योर दैट री एंट्री व्हीकल्स, और जो हाई एक्यूरेसी मतलब एकदम सटीक निशाना लगा सकता है, तो हाई एक्यूरेसी के जो सेंसर पैकेज हैं वो क्या करते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ये री एंट्री व्हीकल है वो अपने टारगेट तक एकदम एक्यूरेटली पहुंच सके। द DRDO सेड द मिशन अकम्प्लिश्ड द डिजाइंड पैरामीटर्स। बोल रहे हैं DRDO ने कहा है कि जो जो हमने डिजाइनिंग करी थी कि ये हमें डालना है इसमें, ये हमें डालना है इसमें, ठीक है, ये ऐड होगा, ये हटेगा, इसका इतना वेट कम हो जाएगा, इतनी इसकी लेंथ कम हो जाएगी, जो भी हमने इसमें डाला था डिजाइनिंग में वो सब इसने अकम्प्लिश कर लिया, यानी कि वो सब डाल दिया गया है इसमें।
द टेस्ट ऑल्सो comes 5 years after India's maiden anti-satellite ASAT टेस्ट अंडर मिशन शक्ति। और ये जो टेस्ट है ये 5 साल बाद हुआ है जब हिंदुस्तान ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति एक मिशन था, उसके अंतर्गत हमने ये टेस्ट किया था ऑन मार्च 27, 2019। फिर 27 मार्च 2019 की बात बता रहे हैं हम। The live satellite in the low Earth orbit of around 300 km was shot down using a modified interceptor of the ballistic missile defense system। बोल रहे हैं एक लाइव सैटेलाइट जीवंत जो भी काम कर रही है, कार्यरत है, वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के लो ऑर्बिट में थी लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड में, उसको क्या किया है, शॉट डाउन कर दिया, यानी कि उसके ऊपर निशाना डाल के उसको गिरा दिया गया यूजिंग मॉडिफाइड। और इसमें क्या इस्तेमाल किए गए, मॉडिफाइड इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर मतलब बीच में से जो ब्रेक कर सके और आपकी बात को उनके साथ बीच में से काट सके, ठीक है। तो वो इंटरसेप्टर लगाए गए ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दिस इज अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू दैट furthers India's nuclear weapons program and strengthens second strike capability। बोल रहे ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू यानी कि मील का पत्थर है, माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और हमारे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारे पास क्षमता होनी चाहिए ना कि उस हमले का हम जवाब दे सके। तो हमारी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको और मजबूत करेगा। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन अ नो फर्स्ट पॉलिसी। और ये महत्वपूर्ण है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान का न्यूक्लियर जो मिशन है, न्यूक्लियर जो पूरा ये डीलिंग है, ये किसके ऊपर चलती है, ये एक डॉक्ट्राइन है, किसके ऊपर बेस्ड है, नो फर्स्ट यूज ऑफ पॉलिसी। एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने नो फर्स्ट यूज यानी कि हम पहल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन की, इसके ऊपर हमने शपथ ली है, हमने बोला है, कसम खाई है, लिखा है, लिखित में दिया है कि भाई हम पहले अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हम पहले नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, दूसरा है क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, डिटरेंस मिनिमम मतलब कम से कम, डिटरेंस मतलब प्रिवेंशन किस चीज की, वही पहले हमने फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज एंड मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक। और अगर कोई पहले से आक्रमण करता है तो हम उसको रिटेलिएट करें, बहुत बड़े जोर शोर से उसका प्रतिशोध ले, ठीक है। इस पॉलिसी के ऊपर हिंदुस्तान काम करता है विच वॉज एस्पाउस्ड इन 2003, जो कि एस्पाउस्ड मतलब समर्थन किया गया, जिसको सपोर्ट किया गया, एडवोकेट किया गया, प्रचारित किया गया, कब, 2003। आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1919, और 2003 कौन सा था, साल था जो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुए, उसके बाद में हमने 2003 में शायद कुछ डीलिंग वगैरह साइन की गई होंगी, ठीक है। द चॉइस ऑफ द MIRV ऑन अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन। बोल रहे हैं कि जो चॉइस थी MIRV की, अग्नि 5 में MIRV लगवाना है, ये क्या था, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन इज सिग्निफिकेंट एज इट इज फोकस टुवर्ड्स चाइना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो चाइना की तरफ है, गिवन इट्स रेंज एंड मल्टीपल वॉरहेड्स गिव इट द एबिलिटी टू डिफीट मिसाइल डिफेंसेस। ये देखते हुए कि चाइना के पास कितना मल्टीपल वॉरहेड्स वाला जो उनकी क्षमता है वो है, उनका मिसाइल सिस्टम जो है ऐसा है, तो ऐसी क्षमता वाले देश को अगर वो हमारे ऊपर पहले आक्रमण करते हैं तो हमारे पास भी इतनी क्षमता होना चाहिए ना कि हम उनको हरा सकें, या कम से कम अपना कुछ तो रिटेलिएट करें, कुछ तो विद्रोह करें, कुछ तो उनको उनके सामने मुकाबले लायक हम खड़े रहें, ठीक है। इंडिया कंप्लीटेड द न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि तीनों
थल, वायु और जल सेना में हमने न्यूक्लियर वेपन को तैनात कर दिया है। व्हेन मिस्टर मोदी डिक्लेयर्ड इन नवंबर 2018, जब मिस्टर मोदी ने 2018 में ये घोषणा करी थी दैट द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत हैड फिनिश्ड इट्स फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल। बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी थी कि देश का हमारा सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि न्यूक्लियर पावर से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन INS जो है उसने अपनी पहली डेटरेंस पेट्रोल यानी कि तैनातगी जो है वो कंप्लीट कर ली है। जिस पोस्ट पे उसको तैनात किया गया था वहां तक वो पहुंच गया है, कंप्लीट हो चुका है। द MIRV डेटरेंस पेट्रोल का मतलब होता है कि आपको सपोज करो कि बनाया हमने यहाँ पर है A पॉइंट पे, लेकिन इसको बोला तैनाती हमने करनी है B पॉइंट से जो किसी X कंट्री के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और उसके बाद अपनी पोजीशन संभालेगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, डेटरेंस पेट्रोल हो। The MIRV is the next technological threshold in this direction. It is now only logical and a matter of time before the MIRV is deployed on submarine launched ballistic missiles. बोल रहे हैं कि MIRV जो टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब सीमा, ठीक है, वो उसकी सीमा है। और अभी ये केवल इतना ही तर्कसंगत होगा और मैटर ऑफ टाइम होगा बिफोर, इससे पहले कि MIRV जो है वो डिप्लॉय की जाए सबमरीन्स के ऊपर जो कि लॉन्च की जाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। सबमरीन लॉन्च मतलब सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही वहां पे डिप्लॉय किया जाए। चाइना विच इज फास्ट एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल मतलब शस्त्रागार। चाइना जो तेजी से अपने शस्त्रागार को, न्यूक्लियर शस्त्रागार को विस्तार कर रहा है, हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड MIRV टेक्नोलॉजी। उन्होंने पहले ही MIRV जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर लिया था, उसको अपनी सेना बलों में, सेना टुकड़ियों में शामिल कर लिया था। फर्स्ट डिप्लॉयड बाय US इन 1970, जो कि पहली बार US द्वारा डिप्लॉय की गई थी 1970 के दौरान में। पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव टेस्टेड इट एज वेल, पाकिस्तान ने भी दावा किया कि भाई हमने भी टेस्ट कर लिया है। In this regard, the other side of this development is the factor of escalation dynamics that is going to accelerate in the region with China and Pakistan. बोल रहे हैं तो इसके संदर्भ में अब अगर दूसरा पहलू देखें तो वो ये होगा कि भाई हमारे और पाकिस्तान और चाइना के बीच के जो संबंध हैं उसमें किसी भी वक्त एस्केलेशन यानी कि बढ़ोतरी, आगे की तरफ को और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं, मतभेद प्रद हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी के अगर हम सर्कमस्टांसेस को देखें, अभी के जो हमारे डायनामिक्स हैं, इनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है चाइना और पाकिस्तान को, उसको देखें तो आगे कभी भी बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे अगर ये दोनों देश बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हमने तो टेस्ट कर ली, चाइना को तो दुनिया को पता ही है कि उनके पास है, पाकिस्तान भी ये दावा कर रहा है कि भाई हमने भी टेस्ट कर ली है, तो हमें भी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो, कोई देश अगर ये बोले कि भाई मैं तो लड़ाई करता नहीं है ना, तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे हथियारों की जरूरत नहीं है, उनके पास बस एक छोटे मोटे थोड़े बहुत डंडे हैं कि इन केस कोई आ जाए, दुनिया तो डेवलप कर रही है, एक न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाला देश अगर उनके ऊपर अटैक कर देगा, क्या वो डंडे लेकर उनसे हमला करने जाएंगे, बराबरी करने जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम भी डेवलपमेंट करो और हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हों, ताकि अगर कोई हमें रेड बटन दिखाए कि भाई मेरे पास एक रेड बटन है, तो हम भी कह सके कि जी हमारे पास भी है। ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपने हमारे ऊपर चलाना रेड बटन, तो हमारे पास जो रेड बटन है हम वो भी आपके ऊपर चला सकते हैं, है ना। तो बचोगे तो आप भी नहीं, तो ये चीज जरूरी है। दिस स्पाइरल रेस ऑफ वन मैनशिप, स्पाइरल मतलब घुमावदार, पेचीदा, तो ये जो बहुत पेचीदा रेस है वन मैनशिप की, कि हर कोई चाहता है कि भाई हम भी इसमें शामिल हो जाएं, हमारे पास ज़्यादा बेहतर हो, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर हो और हम एक दूसरे के राइवल हैं, तो हमें अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से आगे बेहतर होना है। इज ओनली गोइंग टू डीपन, ये और गहराती जाएगी। गेट मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड टर्न आउट टू बी एन एक्सपेंसिव एंडेवियर एज वेल,
और ये और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, तो नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे, और ये बहुत ही महंगा सौदा होने वाला है, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि साथ ही साथ ये बहुत महंगा सौदा भी होगा। ओके, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस ऑन मार्च 11 रिगार्डिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। कि नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 11 को क्या अनाउंसमेंट करी, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर क्या उन्होंने घोषणा करी। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम उन कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के क्लब में शामिल हो गए हैं जिनके पास में मल्टी रेंज मिसाइल्स डिलीवर करने का, मल्टीपल वॉरहेड डिलीवर्स करने का क्षमता है। तो ऑप्शन ए है लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन। तो यहाँ पे हमने स्पेस मिशन की बात करी है, हमने मिसाइल लॉन्च प्रोग्राम की बात करी है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम एक ही मिसाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, तो इसकी भी बात नहीं हुई। इंडियाज एंट्री इनटू द क्लब ऑफ कंट्रीज capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile, option C is correct. Deployment of the first artificial intelligence driven surveillance drone, इसकी भी चर्चा नहीं हुई। Why is the MIRV technology on Agni 5 considered significant for India's strategic defense against China? क्यों माना जा रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी उनके पास में ऑलरेडी इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। तो हमें हमेशा हमारे एनिमी से पीछे नहीं रहना है, उनसे 4 कदम आगे रहना है। हालांकि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण करें, हमला करें, तो हम इतने केपेबल होने चाहिए कि हम उनको पलट के जवाब दे सकें, राइट। बिकॉज इट्स मल्टीपल वॉरहेड्स कैन डिफीट मिसाइल डिफेंसेस फोकसिंग ऑन थ्रेट फ्रॉम चाइना, बिल्कुल करेक्ट है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, चाइना की तरफ से जो हमें डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है, वो because it enables the missile to travel faster than sound। तो ये तो कोई उद्देश्य नहीं है, आपको आवाज से भी तेज गति से कुछ चीज दौड़ा के क्या करना है मिसाइल के अंदर। वो भी हमें ये चीज फायदा तब कर सकती है जब साउंड से भी तेज हमें दौड़ाना है कुछ चीज, यानी कि लाइट से भी तेज, साउंड से भी तेज। तो उसका पर्पस तब है जब हम जो स्पेस मिशंस हैं उसमें हम मिसाइल्स को भेज रहे हैं इधर उधर, है ना। मिसाइल्स को हमें मार्स तक पहुंचाना है, जिसमें 4-5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, उससे बेहतर है कि हम साउंड से भी तेज गति से पहुंचा पाए, तो हम 15 दिन के अंदर पहुंचा पाए, राइट। तो होगा इसका फायदा। यहाँ पे तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज इट अलाउज फॉर लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स इनटू स्पेस में लॉन्च करने की बात नहीं कही गई। बिकॉज इट एनहेंसेस एस्थेटिक अपील ऑफ द मिसाइल सिस्टम, तो वो अच्छा लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है। देखने में सुंदर लगेगा इस चक्कर में थोड़ी मिसाइल्स बनाई जाती हैं। व्हाट प्रिंसिपल अंडरलाइज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, कि किस सिद्धांत के ऊपर इंडिया का जो न्यूक्लियर मिशन है वो चल रहा है। तो वो चल रहा है कि भाई हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, ठीक है। एग्रेसिव प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स, कि हम आक्रामक होके पहले स्ट्राइक करेंगे, तो ये तो इनकरेक्ट है। दूसरा है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस विद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, इनकरेक्ट। डिसआर्मामेंट मतलब बिल्कुल भी आपने हथियार नहीं है, आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, ठीक है। यूनिलैटरल मिलिट्री एक्सपेंशन, की एक तरफा से हम मिलिट्री एक्सपेंशन करें, हमारे दुश्मन अभी भी पिछड़े हुए ही हैं लेकिन हम आगे अपना विस्तार करें, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। Based on the passage, what can be inferred about the potential impact of India's advancement in missile technology on regional security dynamics? It will likely lead to a reduction in military expenditure in the region. तो ये इनकरेक्ट है, इसमें तो और ज्यादा बल्कि खर्चा आएगा ना। उन्होंने बोला भी एक्सपेंसिव, महंगा सौदा है, महंगा एंडेवियर है, तो इनकरेक्ट हो जाता है। इट मे इंटेंसिफाई द आर्म्स रेस एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन अमंग रीजनल पावर्स, तो ये भी करेक्ट हो जाता है कि भाई इससे क्या हो जाएगा, और ज्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ जाएगी, और ज्यादा कि भाई हम और बेहतर करें, ये चीज जिद आ जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
What can be inferred about the role of technological thresholds like MIRV in India's defense strategy? कि क्या रोल होगा इन जैसी टेक्नोलॉजीज का, MIRV जैसी टेक्नोलॉजीज का? They are primarily aimed at enhancing India's space exploration. तो space exploration की यहाँ पे बात नहीं हुई है. They are focused on developing non-lethal. तो ये तो मारक ही हैं, मिसाइल्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है, ये मारक मिसाइल्स हैं. non-lethal कैसे हो सकते हैं? They are intended to replace conventional weapons in India's arsenals. कि हमारे पास अभी पुराने हथियार पड़े हैं, उनको रिप्लेस करना है हमने, इसलिए ये कदम उठाया गया. तो ये इनकरेक्ट है. दे आर कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर अचीविंग अ क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी. कि भाई हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी बदले के लिए आक्रमण कर सकते हैं, और उनको इस चीज से डर लगेगा कि इनके पास भी हथियार है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. थ्रेशोल्ड वर्ड का सिनोनिम बताना है. थ्रेशोल्ड मतलब एकदम मील का पत्थर. ठीक है. क्लब मतलब ग्रुप. डॉक्ट्राइन मतलब कोई जैसे डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं. ठीक है. माइलस्टोन मील का पत्थर. पेट्रोल मतलब रेकी करना. बोलते हैं ना, वो उनकी टुकड़ी, सेना की टुकड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी. पेट्रोलिंग मतलब वहां पे नजर रख रही थी, घूम रही थी, गश्त लगा रही थी. सो ऑप्शन सी माइलस्टोन इज करेक्ट. The alarm bells had rung when NASA images showed farm fires in the state. किसी स्टेट की बात कर रहे हैं जिसका पहले जिक्र आ गया. दी पर्टिकुलर स्टेट को बता रहा है. तो बोल रहे हैं कि जो खतरे की घंटी है वो तब बजी जब नासा ने इमेजेस दिखाई जहां पे फार्म फायर मतलब खेतों में लगी हुई आग जो है इस स्टेट में, इन दी स्टेट मतलब इस स्टेट में लगी हुई, खेतों में लगी हुई आग जो है वो दिखाई उन पिक्चर्स में. बट द अथॉरिटीज वर देन ऑफ द व्यू दैट, लेकिन उस समय जब उन नासा की पिक्चर सामने आई तो अथॉरिटीज का ये, उनका ओपिनियन जो था वो ये था कि अब आगे इनकम्प्लीट है. और ये होगा PQRS, और P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि द स्टेट हमें बता रहा है कि यहाँ पे उस स्टेट की बात की जा रही है जिसका पहले जिक्र आ चुका है. तो P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. विद दी वीट सोइंग सीजन अप्रोचिंग, बोल रहे हैं जैसे जैसे गेहूं की उपज का जो सीजन है वो आ रहा है. इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग हैव रजिस्टर्ड अ 5-fold राइज. तो जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं वो और 5-6 गुना बढ़ गए हैं, 5 गुना बढ़ गए हैं. ठीक है. 5-fold मतलब 5 गुना. तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि जैसे ही अब वीट का सीजन आने लगा हमें यहाँ पे पता चल गया कि स्टबल बर्निंग के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है, क्योंकि वही एक मुख्य बात है. क्योंकि यहाँ पे फार्म फायर्स की बात की गई, तो स्टबल बर्निंग खेतों में की जाती है. पराली जिसको बोलते हैं, पराली जलाई जा रही है, धुआं हो गया, पोल्यूशन हो गया, वो पराली. पंजाब दैन दोज रिपोर्टेड इन कहाँ पे, किसी जगह पे, इन पंजाब, दैन दोज रिपोर्टेड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड. अब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि द स्टेट बोला ना, यह द स्टेट बोला और ये स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट है. तो द स्टेट वाली जो स्टेटमेंट है यानी कि पी स्टेटमेंट जो है वो आर के बाद में आएगी. ठीक है. आर के बाद में पी आएगी और क्यू हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी. दैट मीन्स एस स्टेटमेंट क्या होगी हमारी लास्ट स्टेटमेंट. QRPS ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये बोल रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड पंजाब में उस दौरान में पास 2 सालों में इसी दौरान में क्या हुआ है, स्टबल बर्निंग के केसेस जो हैं जैसे गेहूं का सीजन आता है तो 5 गुना बढ़ जाते हैं. पॉइंटिंग टू द इनएबिलिटी और रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज टू चेक द मिनट्स. तो जो इशारा करते हैं कि भाई अथॉरिटीज या तो इच्छा नहीं रखते या फिर वो इतने काबिल नहीं है कि इस उपद्रव को, ये जो स्टबल बर्निंग के काम है, इसको कम करवा सके. The Supreme Court's verdict on Shaheen Bagh protest has to be understood. पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है शाहीन बाग प्रोटेस्ट के ऊपर वो हमें समझना पड़ेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ पुलित्जर प्राइज विनर वॉल्टर लिपमैन्स अबव स्टेटमेंट. किसके संदर्भ में?
पुलित्जर प्राइज के विजेता है वॉल्टर लिपमैन, उनके अबव ऊपर लिखित स्टेटमेंट में, अब इससे पहले इससे ऊपर तो हमें कोई स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रहा, राइट, तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अगेन मैंने नंबरिंग में गलती कर दी है, पी क्यू आर एस, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। चलो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। स्टेटमेंट quoted by the court to drive home the larger point about, जो कि कोर्ट द्वारा कोट की गई किसी लिए कि क्या घर ले जा सके, मतलब अपने जहन में बिठाए कि इसका बड़ा ओपिनियन क्या है इसके पीछे। जैसे हम बोलते ना कि ये तो उन्होंने आगे मुंह पे बोला, लेकिन उसके पीछे उनका एक्चुअल मीनिंग क्या था, एक्चुअल वर्ड्स की एक्चुअल समझ क्या थी, तो वो समझने के लिए अबाउट दी राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी, कि शांतिपूर्वक तरीके से आपके पास जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का एक डेमोक्रेसी में, उसके बारे में एक बड़ा जो ओपिनियन है, बड़ा जो नजरिया है वो सामने आए। ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कौन है सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? दे, कोई दो एक से ज्यादा चीजें हैं जो कि रीजनेबल यानी कि जब जरूरी हो या ज्यादा महत्वपूर्ण हो तब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक लगाई जा सके, इंक्लूडिंग दोज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, जिसमें वो भी शामिल हैं जो कि हिंदुस्तान की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और इंटीग्रिटी अखंडता के ऊपर अगर आंच आती है तब शामिल हो, यानी कि तब भी इन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब किन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कुछ क्लैरिटी तो मिली नहीं, तो क्यू भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, सो ऑप्शन बी भी हो जाता है एलिमिनेट। The legal position on right to free speech and right to assemble peacefully under Article 19(1)(a) and 19(1)(b) of the Constitution, बोल रहे हैं कि जो लीगली हमारे पास में एक अधिकार है फ्री स्पीच का, राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू असेंबल पीसफुली, एकत्रित होना शांतिपूर्वक तरीके से, अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक है, रिस्पेक्टिवली हैज बीन वेरी क्लियरली, दैट इज मतलब बहुत साफ स्पष्ट तौर पे, दैट इज आगे कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। In a democracy, the opposition is not only tolerated as a constitutional but must be maintained because it is indispensable। बोल रहे हैं किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन मतलब विरोधी, जो विरोधी हैं उनको ना केवल हमें टॉलरेट करना पड़ेगा यानी कि सहन करना पड़ेगा क्योंकि ये संवैधानिक है, बल्कि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि इसको हम टाल नहीं सकते, ये इंडिस्पेंसिबल हमारा अनभिज्ञ अंग है। ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है हम अपनी गलतियों को पहचानें और उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करें। अगर हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो हम आगे ग्रो कैसे करेंगे। सेम चीज डेमोक्रेसी को अगर अच्छे से फलना फूलना है तो जो विरोध है, विरोध के स्वर उठते हैं उनको उठने दो, उनको समझो, उनसे बातचीत करो, उनको दबाने की कोशिश ना करो, उनको सुलझाने की कोशिश करो। तो ये किसके वर्ड्स हैं, देखो डबल कोट्स के अंदर, ये कोट्स के अंदर में दिया है, तो ये क्या है, किसी के शब्द है, किसके शब्द है, पुलित्जर प्राइज विनर वॉल्टर लिपमैन के शब्द है, यानी कि एस हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एस के बाद में सेकंड स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है किस अबव स्टेटमेंट बोला है, मतलब ऊपर लिखित स्टेटमेंट, ऊपर लिखित ये वाली स्टेटमेंट है, यानी कि पी, एस के बाद में क्या आएगा, पी। अब देखो एस के बाद में पी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, राइट, उसके बाद में आएगा आर और आर के बाद में आएगा क्यू। ठीक है, सो एस पी आर क्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The tone of his voice seemed to dash that he knew more than he was letting on। बोल रहे उसके आवाज जो है ना, उससे मुझे ये लगा कि उसको कुछ ज्यादा पता है पर वो बता नहीं रहा। समझ जाती हैं सब लोग, तुम्हें नहीं पता उसने किस टोन में बोला है, तुम तो सिर्फ शब्दों को देख रहे हो, मुझे पता है उसने किस टोन में बोला, राइट। हम लोगों की जेनरिक बात होती है ये, राइट। तो उसके लिए सेम चीज, सेम सेंस में वो बोल रहे हैं कि उस किसी व्यक्ति की जो टोन थी वो ऐसे लग रहा था कि उसको कुछ और भी पता है पर वो बता नहीं रहा। इंसाइज का मतलब होता है काटना, इंटेंट मतलब मंशा, उद्देश्य,
इनकलकेट, इनकलकेट मतलब डालना, सिखाना, और इम्प्लाई मतलब तथ्य निकलना, मतलब उसका संकेत करना। सो ऑप्शन डी इम्प्लाई, हिज द टोन ऑफ हिज वॉइस सीम टू इम्प्लाई, वो ऐसा दर्शा रही थी उसकी आवाज की जो टोन है कि इसको कुछ और पता है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? टाइनी, छोटा सा। ऑप्शन ए टाइनी इज करेक्ट। इन एपोजिट का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इररेलेवेंट मतलब जो कुछ रेलेवेंस नहीं रखता, इससे संबंध नहीं रखता। और जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, तो ऑप्शन ए टाइनी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। द क्वेश्चनर अपीयर टू बी मिजरेबली डिजाइंड। क्वेश्चनर, क्वेश्चनर के मैंने कल भी आपको बताया था, डबल एन आता है क्वेश्चन और नेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जिसमें बहुत सारे सवाल हों। अपीयर्ड की स्पेलिंग भी करेक्ट है। टू बी मिजरेबल, मिजरेबल की स्पेलिंग क्या होता है? मिजरी की स्पेलिंग क्या होता है? मिजरी, ये होते हैं मिजरी की स्पेलिंग, तो हमें बोलना है मिजरेबल। वाई हटा दो, ABLY, मिजरेबली, ठीक है। सो किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गया? मिजरेबली की स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। COVID-19 dash structural weakness in health systems worldwide and negatively impacted individuals। COVID-19 ने हमारी जो स्ट्रक्चरल ढांचागत कमजोरियां हैं हेल्थ सिस्टम की दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, उसको क्या किया? उसको उजागर किया ना, या उसको कंसील, छुपा लिया, उसको उजागर करा। लेड मतलब उसकी नींव बिछाई, हिट मतलब उसके ऊपर आक्रमण किया, तो हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस को रिवील करा दुनिया भर में। और इसका प्रभाव किसी सिंगल व्यक्ति, इंडिविजुअल के ऊपर, समाज के ऊपर और इकोनॉमीज के ऊपर, सबके ऊपर बराबर प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रिवील्ड इज करेक्ट, उजागर करना इज करेक्ट। She will handling the baby as tenderly as possible। फ्यूचर की बात करें, will के साथ में कभी भी ing फॉर्म में नहीं आता। she will handle, so she will handle, option C is correct। The old woman suddenly laughed। देखो, या तो अगर आप उस महिला के बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं, आप उसको जानते हैं, तो आप लिखेंगे द ओल्ड वुमन, ठीक है, ना कि अ ओल्ड वुमन। लेकिन कोई ऐसे रैंडमली कोई महिला है, आप नहीं जानते, आपको अचानक से हंसने की आवाज सुनाई दी और आप बोल रहे हैं कि वहां पे एक महिला जोर से हंसी, तो आप क्या बोलेंगे? एन ओल्ड वुमन, वॉवल साउंड, OAEIO, ओ साउंड, एन ओल्ड वुमन सडनली लाफ्ड। सो अ ओल्ड वुमन की बजाय क्या आएगा? एन ओल्ड वुमन। एनॉय, एनॉय मतलब गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मतलब शुक्रगुजार होना, धन्यवाद करना किसी का, राइट। दूसरा है वेक्स, वेक्स का मतलब होता है कि आप किसी को चिढ़ा रहे हैं। इरिटेट, परेशान करना। थ्रिल मतलब एक्साइट कर देना, एकदम रोमांच से भर जाना। तो यहाँ पे ग्रेटिफाई, धन्यवाद इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन हेल्दी प्लैनेट बट द इंटरवोवन सिस्टम्स ऑफ एटमोस्फेयर। बोले सभी जो निर्भर करते हैं प्राणी, सभी लाइफ फॉर्म जो है वो हेल्दी प्लैनेट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जो इसका ताना बाना बुना हुआ है, एक दूसरे से लिंक्ड जो सिस्टम है, किस किस का? एटमोस्फेयर का, ओशंस का, वाटर कोर्सेस का, लैंड, आइस कवर एंड बायोस्फेयर विच फॉर्म द नेचुरल एनवायरमेंट आर थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बोल रहे इन सबको हमारी इंसानी गतिविधियों से खतरा है। अब थ्रेट की स्पेलिंग होते हैं THREAT, ये होते हैं थ्रेट की स्पेलिंग। जब इसको आपने थ्रेटन्ड बनाना है तो क्या हो जाएगा? थ्रेटन्ड बनाना है तो क्या लिखना हो? THREATENED, थ्रेटन्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ स्टॉर्म इन अ कप, इन अ टी कप, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है बहुत छोटा सा, थोड़ी सी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आ जाना। सो मच एक्साइटमेंट ओवर स्मोकिंग ट्रिवियल, अ सिग्नल फॉर अपकमिंग स्टॉर्म, के आने वाले तूफान के पहले का अंदेशा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वरुण हैज टू डैश हिज स्टडीज फॉर द सेक ऑफ हिज इल फादर। उसको अपने बीमार पिता की वजह से अपनी स्टडी की क्या करनी पड़ी? कुर्बानी देनी पड़ी। पहला है सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी देना। इमिटेट मतलब नकल उतारना किसी की, ठीक है, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। रिवर्स मतलब उल्टा चलना, पीछे की तरफ चलना। एंड अपलॉड मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना।
तो वरुण ने क्या किया है, स्टडीज को सैक्रिफाइस करा है. सो ऑप्शन ए सैक्रिफाइस इज करेक्ट. शोभिक इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम. जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, वर्ब की तीनों फॉर्म लिखो. स्ट्रॉन्ग एक वर्ब है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है. ये हो गया कंपैरेटिव फॉर्म, ये हो गया सुपरलेटिव, ठीक है. तो ये बेस फॉर्म हो गया. तो शोभिक मुझसे ज्यादा ताकतवर है. कंपैरेटिव में क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्गर, ना कि वेरी स्ट्रॉन्गर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी नहीं आएगा. यू आर ऑलवेज ट्राई विद जंप ओवर द वॉल. ऑलवेज के साथ में क्या आएगा, ट्राइंग टू, ना कि विद, ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has unanimously, एक मत से, and wisely decided to apply a temporary pause to its inflation battling monetary tightening by keeping the repo rate अनचेंज. बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने एक मत से और बहुत ही दिमाग लगा के बहुत ही सही फैसला लेते हुए ये डिसाइड करा है कि अभी हम आगे फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करेंगे इन्फ्लेशन से निपटने के लिए. अभी हम उसके ऊपर रोक लगा देंगे और जो रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगी. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वॉज डैश इन स्ट्रेसिंग. बोल रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो थे वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे होंगे या बहुत ज्यादा सही थे जब उन्होंने जोर दिया दैट डिसीजन टू पॉज वाज फॉर दिस मीटिंग ओनली, कि ये जो पॉज का ये जो रोक लगाई गई मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर वो केवल इस मीटिंग के लिए लगाई गई. आगे आने वाली मीटिंग में हो सकता है दोबारा से कर दें. अंडरलाइनिंग द कमिटमेंट टू इंश्योरिंग दैट, और इसमें क्या किया जाता है कि ये कमिटमेंट को अंडरलाइन किया जाता है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि द रिटेल इन्फ्लेशन इज डैश अलाइन टू द मैंडेटेड टारगेट ऑफ 4%, कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4% का जो हमारा टारगेट है उस पे ही बनी रहे. क्लियरली डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. बोल रहे हैं साफ तौर पे जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स में डेवलपमेंट हो रही है, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर, खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, डैश एंड द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी दैट हैव ट्रिगर्ड, और जो अनिश्चितता एक ट्रिगर हो गई है, हैव वेड हेविली डैश पॉलिसी मेकर्स डिसीजन टू वेट एंड वॉच, कि उन्होंने ज्यादा इसको प्रेरित क्या किया, पॉलिसी मेकर्स के डिसीजन क्या उनको किस तरफ के लिए प्रेरित किया कि वो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करे, अभी थोड़ा रुके देखें क्या होता है. Notwithstanding his assertions that India's banking and non-banking financial service sectors remain healthy and economic activity remains resilient. बोल रहे हैं कि ये नहीं देखते हुए कि भाई जो assertions हैं, यानी कि सटीकता है, संकल्प है, सुनिश्चितता है कि हिंदुस्तान का बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो है वो अभी भी हेल्दी बना हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी रेजिलिएंट है. इट इज द डैश ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट पोजिंग रिस्क टू बोथ कंजम्पशन डिमांड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. लेकिन जो बढ़ती हुई क्रेडिट कॉस्ट है कि उधारदारी है वो ज्यादा खतरा बढ़ रहा है कंजम्पशन डिमांड के ऊपर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर. दैट वाज अ की फैक्टर इन द वर्ल्ड बैंक्स कैलकुलस अर्लियर दिस वीक, जो कि बहुत अहम महत्वपूर्ण हिस्सा था वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी कैलकुलेशंस लगाई ना उसके अंतर्गत में, व्हेन इट कट इंडियाज 2023-24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3, जब उन्होंने हिंदुस्तान की 2023-24 की ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया 6.3% पर. तो सबसे पहले क्या होगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वॉज क्या थे, प्रेग्मेटिक. प्रेग्मेटिक का मतलब होता है बहुत ही प्रैक्टिकल. अनटेनेबल का मतलब होता है समर्थन नहीं किया जा सके. एम्फैटिक का मतलब होता है स्पष्टता से और जोर देके कहना. और डिवाइसिव मतलब द्वंद्व में, बीच में, अधर में फंस जाना. सो यहाँ पे एम्फैटिक बहुत जोर देके उन्होंने बार बार कहा कि भाई ये जो पॉज है वो केवल इस मीटिंग के लिए है. ओनली अंडरलाइंग द कमिटमेंट टू ensuring that retail inflation is aligned to mandated target progressively
प्रोग्रेसिवली मतलब आगे बढ़ते हुए, वो मैंडेटेड टारगेट पे भी बनी रहे और आगे भी बढ़े। तो प्रोग्रेसिवली ही चाहिए, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे, पीरियोडिकली मतलब समय समय अंतराल बाद, और पोटेंशियली मतलब उसकी संभावना हो। तो हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ता रहे, प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहे आगे। ऑप्शन ए प्रोग्रेसिवली इज करेक्ट। Clearly, developments in global financial system, particularly the banking sector, dash and the volatility and uncertainty that they have triggered. तो बैंकिंग सेक्टर टर्मोइल का मतलब उठापटक है ना, उथल पुथल, अशांति, अस्थिरता। विजिल का मतलब होता है जागरूकता। मार्जिनल मतलब थोड़े से अंतराल से। और थ्रेशोल्ड मतलब अगेन वही एक मापदंड, एक सीमा निर्धारित करना। तो यहाँ पे क्या है, उठापटक की बात की जा रही है कि जो भी उठापटक चल रही है बैंकिंग सेक्टर में, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियरली डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, पर्टिकुलरली ये तो हो गया, टर्मोइल एंड द वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी दे हैव ट्रिगर्ड, have weighed heavily dash policy makers, heavily on, उसका भार किसके ऊपर जा रहा है, on आएगा। ऑप्शन डी on is correct, on policy makers decision. Notwithstanding his assertions that India's banking and non-banking financial service sector remain healthy and economic activity remains resilient, it is the dash, it is the fairness मतलब एकदम बिना छल कपट के न्यायपूर्ण। इंसेंटिव मतलब कुछ आपको लगाने का प्रोत्साहन मिलता है। स्पेक्ट्रे का मतलब होता है कि एक डर का, एक चिंता का माहौल है। ठीक है, तो ये जो बढ़ता हुआ, तो जो हमारी हेल्दी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो हमारी क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर आएगा। इस बात का हमें डर है। सो डर किसको दर्शाता है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।